फिल्म का स्टार्ट साशा और उसके पार्टनर टॉमी से होता है, जो बर्फ से ढके खतरनाक पहाड़ियों पर चढ़ रहे होते हैं। साशा एक मजबूत और निडर लड़की है, लेकिन मुसलसल चढ़ाई की वजह से उसके हाथ जख्मी हो चुके होते हैं और वो अपनी उंगलियों पर पट्टियां बांध रही होती है। मौसम साफ होता है, सूरज निकल रहा होता है और दोनों एक बार फिर चढ़ाई शुरू करने का फैसला करते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल और खुशगवार होता है, दोनों आहिस्ता खेलते आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक साशा का पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। गिरना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, मगर वो जहनी तौर पर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा इसी मकाम पे आकर रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। टॉमी उसे समझाता है कि जल्दी वो ना करे और आराम से दोबारा कोशिश करे, लेकिन साशा जिद्दी मिजाज की होती है। वो बार बार कोशिश करती है, मगर हर बार नाकाम हो जाती है। इधर मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है और एक खतरनाक तूफान बनता नजर आता है। टॉमी मशवरा देता है कि आज के लिए वो यहीं रुक जाएं और कल दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, मगर साशा मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार हालात देखकर वो मजबूर हो जाती है और वो वहीं कैंप लगा देते हैं। कैंप में टॉमी कहता है कि अब वो पहला जैसा नहीं रहा, शायद उसके पास ज्यादा ऐसे खतरनाक ट्रिप्स बाकी नहीं हैं। वो किस्मत की बात करता है और कहता है कि एक दिन किस्मत साथ छोड़ देती है। साशा इस बात को इग्नोर कर देती है और गुस्से में उसे नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि वो खुद को बहुत मजबूत समझती है। जब वो दोनों नीचे उतरने लगते हैं तो तूफान शिद्दत अख्तियार कर लेता है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, हर तरफ खतरा ही खतरा होता है। टॉमी कहता है कि नीचे एक महफूज जगह है जहां वो रुक सकते हैं। साशा पहले नीचे उतरती है, लेकिन अचानक एक बड़ा पत्थर टॉमी को लगता है और वो नीचे गिर जाता है। साशा फौरन उसे पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश करती है। टॉमी बेहोश हो चुका होता है और उसका वजन साशा को भी नीचे खींच रहा होता है। साशा चीखती है, उसे जगाने की कोशिश करती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार साशा की ताकत जवाब दे देती है, उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं और टॉमी गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। साशा अपनी आंखों के सामने अपने साथी को खो देती है और कुछ कर नहीं पाती। यह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाता है। यह हादसा साशा की पूरी जिंदगी बदल देता है। वो अंदर से टूट जाती है, मगर जिंदा रहने के लिए खुद को संभाल लेती है। यही वो वाकया है जो आगे जाकर उसके फैसलों और उसके खौफ और उसके रवैये को मुतासिर करता है। 5 महीने गुजर जाने के बाद हम साशा को ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। अब पहले जैसी वो नहीं रही, वो अंदर से टूटी हुई है, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करती है। वो एक खतरनाक जंगल के इलाके में अकेले कैंपिंग के लिए आती है। उसके पास टॉमी का कंपास होता है, जो उसके लिए जज्बाती अहमियत रखता है। ये साफ जाहिर होता है कि वो माजी से भागना चाहती है और तन्हाई में सुकून तलाश कर रही है। जब वो रेंजर ऑफिस पहुंचती है तो वहां का ऑफिसर उसे खबरदार करता है कि अकेले जाना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग इस जंगल में जाकर वापस नहीं आए। लेकिन साशा जिद मिजाज की लड़की है, वो किसी की नहीं सुनती और फॉर्म साइन करके अंदर जाने का फैसला कर लेती है। फिर वो एक सुपरमार्केट जाती है जहाँ कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे परेशान करते रहते हैं। इसी दौरान एक सादा और शरीफ सा आदमी जिसका नाम बेन होता है, वो वहाँ उन लड़कों को रोक देता है। वो साशा से अच्छे अंदाज में बात करता है और उसकी मदद भी करता है। यहाँ पहली बार बेन की एंट्री होती है, जो शुरू में एक अच्छा और मददगार इंसान लगता है। बाद में साशा अपनी गाड़ी में नक्शा समझने की कोशिश कर रही होती है तो वही आदमी यानी बेन दोबारा वहाँ आता है और उसकी मदद करता है और उसे बेहतर रास्ता बताता है। वो खास तौर पर ब्लैक स्टोन बे का जिक्र करता है, जो एक खामोश और कम मारूफ कैंपिंग जगह होती है। साशा उसकी बात मानकर उस रास्ते पर निकल पड़ती है। शाम के वक्त वो एक झील के किनारे कैंप लगाती है। माहौल खामोश और खूबसूरत होता है, मगर खतरा छुपा हुआ होता है। उसके पास एक पेपर स्प्रे होता है जो अपनी हिफाजत के लिए रखती है। अचानक वही शिकारी लोग वहीं आ जाते हैं जिनसे वो स्टोर में मिली थी। वो उसे अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन साशा उनसे दूर रहती है और अपनी गाड़ी में बंद हो जाती है। उनमें से एक आदमी डरावनी मुस्कुराहट के साथ उसके पास आता है, मगर फिर वो चला जाता है। रात को जब वो सुनती है कि वो लोग जा रहे हैं तो उसे सुकून मिलता है। अगली सुबह वो अपनी कश्ती लेकर दरिया में सफर शुरू करती है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है, मगर एडवेंचर एंजॉय करती है। रास्ते में वो एक जगह पहुंचती है जहां कुछ लोगों का सामान पड़ा होता है, जैसे वो अचानक गायब हो गए हों। ये एक बड़ा इशारा होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन साशा उसे इग्नोर कर देती है। वो वहीं कैंप लगाती है, खाना खाती है, अपना सामान दरख्त पर लटका देती है ताकि महफूज रहे। रात सुकून से गुजर जाती है, मगर सुबह उठते ही उसे एक बड़ा झटका लगता है।
लगता है। उसका बैग गायब होता है और उसके टेंट के अंदर एक सांप होता है। अब वो वाज़े तौर पर खौफजदा हो जाती है क्योंकि अब उसे अंदाजा होने लगता है कि जंगल में कुछ न कुछ खतरनाक चीज मौजूद है। यही वो पॉइंट है जहां कहानी एक नॉर्मल एडवेंचर से यानी सर्वाइवल हॉरर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। साशा जब अपना बैग खोने के बाद आगे बढ़ती है तो उसे एक अजीब सी जगह नजर आती है, जैसे कोई वहां रह रहा हो। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वही आदमी यानी बेन मौजूद है जो स्टोर में उसकी मदद कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि साशा को लगता है कि उसे एक महफूज इंसान मिल गया है। बेन अपना तारुफ करवाता है और नॉर्मल तरीके से बातचीत शुरू कर देता है। साशा उसे बताती है कि उसका बैग गुम हो गया है जिसमें उसका खाना और फोन था। बेन फौरन मदद की पेशकश करता है और कहता है कि यहाँ अक्सर जंगली जानवर सामान उठा लेते हैं। वो उसे अपना खाना ऑफर करता है और कहता है कि वो हमेशा जरूरत से ज्यादा सामान रखता है, यहाँ तक कि सब कुछ ठीक लगता है और साशा को लगता है कि वो महफूज हाथों में है। बेन उसे मछली खाने के लिए देता है, पानी पीने का तरीका सिखाता है और नॉर्मल गुफ्तगू करता है। वो साशा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है और साशा बताती है कि वो पहले पहाड़ों पर चढ़ाई करती थी लेकिन अब वो सब कुछ छोड़ चुकी है। वो दुनिया के शोर से दूर रहना चाहती है। बेन उसकी बातों में दिलचस्पी लेता है मगर उसके सवालात थोड़े अजीब होते जाते हैं। फिर एक अहम लम्हा आता है और बेन बताता है कि वो उस रात वहां मौजूद था जब वो शिकारी लोग साशा के कैंप के पास आए थे, यानी वो छुपकर उसे देख रहा था। यह सुनकर साशा को हल्का सा शक होता है लेकिन वो अभी भी पूरी तरह खतरा महसूस नहीं करती। अचानक माहौल बदल जाता है। बेन हंसते हुए उसका बैग उसे वापस दे देता है लेकिन अब उसके हाथ में एक क्रॉस बो यानी तीर कमान होता है और एक हाथ में स्पीकर भी होता है। वो एक गाना चलाता है और कहता है कि उसने उसका सामान वापस भर दिया है। फिर वो साशा को एक अजीब पेशकश देता है और कहता है कि गाना खत्म होने तक तुम जितना दूर भाग सकती हो भागो, फिर मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। यह सुनकर साशा के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि वो एक खतरनाक इंसान के साथ है, बल्कि एक शिकारी जो इंसानों का शिकार करता है। और साशा फौरन भागती है अपनी जान बचाने के लिए। वो कश्ती की तरफ जाती है और दरिया में निकल जाती है। पीछे बेन भी उसका पीछा शुरू कर देता है। वो तीर चलाता है और साशा मुसलसल बचने की कोशिश करती है। एक मौके पर वाटरफॉल से नीचे गिरती है, उसका सर टकराता है और तकरीबन वो बेहोश हो जाती है और उसकी कश्ती भी छूट जाती है। वो किसी तरह किनारे पर आती है और दोबारा जंगल में भागना शुरू करती है। वो पहाड़ों पर चढ़ती है, लोगों की आवाजें सुनती है और मदद के लिए चीखती है, मगर वो सिर्फ एक वीडियो होती है जो बेन ने चलाई होती है, यानी वो जहनी तौर पर भी उसे टारगेट कर रहा होता है। अब बेन उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है। वो तीर चलाता है और एक तीर उसके बैग को लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और दरिया में बह जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाती है मगर अब वो जख्मी, अकेली और मुकम्मल तौर पर खतरे में होती है। यहाँ से कहानी मुकम्मल तौर पर सर्वाइवल मूड में दाखिल हो जाती है। अब ये सिर्फ एक लड़की की कहानी जो एक पागल शिकारी से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। साशा भागते भागते थक चुकी होती है, जख्मी भी होती है, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो दोबारा एक कश्ती तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से निकल सके। वो पानी में खामोशी से तैरती है और कश्ती तक पहुंच जाती है, मगर जैसे ही वो उसे आजाद करने लगती है अचानक उसके पाँव में पानी के अंदर एक जाल में फंस जाता है। वो जोर से चीखती है और यही चीख बेन को उसकी तरफ ले आती है। बेन वहां फौरन आता है और साशा को पकड़ लेता है। साशा अपनी पेपर स्प्रे संभाल करके उसे कुछ देर के लिए रोकती है मगर वो ज्यादा देर नहीं बच पाती। बेन उसे काबू कर लेता है, उसके हाथ पांव बांध देता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। यहाँ से असल हॉरर शुरू हो जाता है। बेन उसे कश्ती में बांधकर कहीं दूर ले जाता है। रास्ते में वो बताता है कि ये कोई खेल नहीं बल्कि एक रस्म है। वो साशा के बारे में सब कुछ जानता है, हत्ता कि टॉमी की मौत के बारे में भी। इसका मतलब ये होता है कि वो पहले ही इस पर नजर रखे हुए था और उसकी पूरी प्लानिंग थी। वो उसे गार में ले जाता है। यहाँ वो सीन नजर आता है जो सब कुछ बदल देता है। गार के अंदर साशा देखती है कि कई लाशें लटकी हुई हैं। वो लोग जो लापता हुए थे सब यहाँ मौजूद होते हैं। कुछ लाशों के जिस्म के हिस्से कटे होते हैं। बेन बताता है कि कुछ कबाइल का मानना है कि शिकार की रूह हासिल करने के लिए उसका जिगर खाना जरूरी होता है। फिर साशा को हकीकत का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो देखती है कि वहां बीफ जर्की के पैकेट्स पड़े हुए हैं
और उसे समझ आ जाता है कि ये जानवरों का गोश्त नहीं बल्कि इंसानों का गोश्त है। यानी बेन ना सिर्फ कातिल है बल्कि इंसानों को खाने वाला भी है। साशा खौफ से कांप जाती है मगर वो हिम्मत नहीं हारती। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और उसके जहन को समझने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शायद उसके साथ माजी में कुछ बुरा हुआ है। यह सुनकर बेन कुछ नरम पड़ता है और अपने दांत दिखाता है। वो अपने जाली दांत निकालता है और असली नोकीले दांत दिखाता है जैसे कोई दरिंदा हो। यह जाहिर होता है कि वो जहनी तौर पर बीमार है। वो अपनी माँ के साथ जुड़ी किसी ट्रॉमा की वजह से ऐसा बन गया है। वो कहता है कि उसने अपनी माँ के साथ भी यही किया था, यानी वो उसे भी मार चुका है। यह सुनकर साशा को यकीन हो जाता है कि यह शख्स मुकम्मल तौर पर पागल और खतरनाक है। इसी दौरान उसे एक मौका मिलता है जब बेन उसके करीब आता है तो साशा अचानक हमला करती है। वो अपने पांव से उसे पकड़कर उसके कान को जोर से काट लेती है। बेन दर्द से चीखता है और पीछे हटता है। साशा इसी मौके का फायदा उठाकर खुद को आजाद कराने की कोशिश करती है और वहां से भागने लगती है। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पानी में, गार के अंदर, हर जगह लड़ाई होती है। कभी साशा भागती है, कभी बेन उसे पकड़ लेता है। साशा और बेन के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद दोनों थक चुके होते हैं और जख्मी भी होते हैं। एक मौके पर दोनों दरिया के किनारे आ जाते हैं। बेन का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, उसकी हड्डी टूट चुकी होती है, जबकि साशा भी कमजोर और जख्मी होती है। दोनों कुछ देर के लिए रेत पर लेटे रहते हैं। साशा पहली बार अपने दिल की बात करती है। वो बताती है कि जब टॉमी पहाड़ से गिरा था तो उसे बचा सकती थी मगर उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो दोनों को नीचे खींच रहा था। उसे आज तक नहीं मालूम कि वो वाकई मर गया था या नहीं। वो खुद को अंदर से कसूरवार समझती है। यही गिल्ट उसे अंदर से खा रहा होता है और उसी वजह से वो खुद को खतरे में डालती रहती है। अगली सुबह साशा सामने एक ऊंची चट्टान देखती है। वो समझ जाती है कि यही उसकी आजादी का रास्ता है। दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से निकलने में 12 दिन लगेंगे जो मुमकिन नहीं है। वो बेन से कहती है कि या तो वो दोनों आज ही चढ़ाई करेंगे या फिर वो उसे मरने के लिए छोड़ देगी क्योंकि उसका जख्म इन्फेक्शन से वैसे ही उसे मार देगा। बेन मजबूर हो जाता है और दोनों एक साथ चढ़ाई शुरू करते हैं। साशा उसके लिए रस्सी का सहारा बनाती है ताकि वो ऊपर जा सके। बेन उसे खबरदार करता है कि अगर उसने धोखा दिया तो वो उसे भी नीचे गिरा देगा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगते हैं। चढ़ाई के दौरान साशा एक प्लान बनाती है। वो मौका आकर अपनी रस्सी को एक दरख्त के साथ बांध देती है और खुद को आहिस्ता आहिस्ता आजाद करने लगती है। बेन को शक हो जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर तब तक देर हो चुकी होती है। आखिरकार वो लम्हा आता है। साशा रस्सी खोल देती है और बेन नीचे लटक जाता है। वो चीखता है, धमकियां देता है मगर अब साशा मजबूत हो चुकी होती है। वो फैसला करती है अब वो पहले वाली साशा नहीं रही। वो रस्सी को मुकम्मल खोल देती है और बेन नीचे गहराई में गिरकर मर जाता है। यह साशा का बदला भी होता है और उसकी आजादी भी। अब असली चैलेंज बाकी होता है। साशा को खुद बगैर रस्सी के ऊपर पूरी चट्टान चढ़नी होती है। वो जख्मी होती है, उसके पांव भी कमजोर होते हैं मगर वो हिम्मत नहीं हारती। एक लम्हे पर वो फिसलने लगती है और तकरीबन गिरने वाली होती है मगर आखिरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ जाती है। जब ऊपर पहुंचती है और गहरी सांस लेती है, यह सिर्फ जिस्मानी जीत नहीं बल्कि जहनी और जज्बाती जीत भी होती है। शाम के वक्त एक गाड़ी उसे देख लेती है और उसे बचा लिया जाता है। वो रेंजर को सब कुछ बताती है जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। मीडिया में खबर फैल जाती है कि जो लोग लापता हो रहे थे वो दरअसल एक सीरियल किलर का शिकार थे। आखिर में साशा समंदर के किनारे जाती है। उसके पास टॉमी का कॉम्पस होता है। वो उसे प्यार से चूमती है और समंदर में फेंक देती है और फिल्म यहाँ एंड हो जाती है।